हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 4 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, जिसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने फोर्थ पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे 2023 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। ठीक है, यानी कि जो हमारा 2023 का क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन पेपर जो था वो फर्स्ट बार एमसीक्यू टाइप पेपर आए हुए थे। ठीक है, 2023 में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2024 में भी आप सभी लोगों का एमसीक्यू टाइप पेपर ही हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जिसे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और देखिए, जो फोर्थ पेपर है इसमें ज़्यादातर आप लोगों के ईयर वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मॉर्निंग में यानी कि हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करा रहे हैं, एंड सेकंड आप लोग का जो क्लास होगा शाम को 4 या 5 बजे तक आप लोगों को एक क्लास देंगे, जिसमें आप लोगों को थ्योरी के फॉर्म में एंड एमसीक्यू दोनों के ही फॉर्म में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। देखिए, बहुत से लोग हैं जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है और वो लोग वीडियो को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप लोग अपना अपना नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। जिन लोगों का नोटिफिकेशन आल पे नहीं है वो लोग आल पे कर दें। ठीक है, नोटिफिकेशन वाला, क्योंकि देखिए अभी फोर्थ सेमेस्टर से कई स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि मैम आपने क्लास लिया है, हम लोगों पे नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होती है, आप लोग की स्वयं की इसमें जिम्मेदारी होती है कि आप लोग अपना नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले, और यानी कि जब भी वीडियो अपलोड होता है उसके जस्ट आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप लोग वीडियो को देख सकें। और देखिए, वीडियो को यदि किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, मैं तुरंत वीडियो का जो लिंक होता है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने लर्न विथ अल्पना पर शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप लोग यूट्यूब का मेन पेज खोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, एंड उसमें लिंक दिया गया है। एंड आप लोगों को जो इस यानी कि सभी क्लासेस के जितने भी क्लास चलाए गए हैं सभी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। एंड आप सभी लोगों का देखिए, 2-3 लोगों का कमेंट आया, 2-3 के कई लोगों का कमेंट आए हुए थे। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी कमेंट आए हुए थे और ऐसे भी कमेंट आए हुए थे कमेंट बॉक्स में कि मैम सारे फोर्थ पेपर का जो वीडियो है उसको एक ही क्लास में इंक्लूड कर दीजिए, यानी कि लिंक उसको दे दीजिए। तो मैं इस क्लास में, यानी कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें सारे पे यानी कि जितने भी हम आप लोगों को यूट्यूब पे क्लास कराए हैं पिछले ईयर के, ठीक है, सारे वीडियो का जो लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और 2023 का, और देखते हैं कि हमारे 2023 में क्वेश्चंस क्या पूछे थे। एंड आप लोगों के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, क्योंकि आप लोगों के यानी कि 35 लगभग 35 क्वेश्चन जो है वो टोटली आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 50% क्वेश्चन। ठीक है, 30-32 क्वेश्चन मान लीजिए, ज़्यादातर यानी कि मैक्सिमम हम लोग 35 क्वेश्चन मान सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उम्र बढ़ाने के लक्षणों में निम्नलिखित में क्या शामिल है, यानी कि उम्र बढ़ाने के लक्षणों में निम्नलिखित में क्या शामिल है। बालों के रंग द्रव्य का नुकसान, सेकेंड ऑप्शन है आपका त्वचा का सूखापन व झुर्रियां, थर्ड ऑप्शन है आपका विस्मृति। ठीक है, यानी कि जब देखिए उम्र बढ़ने लगती है तो बालों का जो रंग होता है, द्रव्य होता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचने लगता है। यानी कि देखिए, पहले आप लोगों के बाल काले यानी कि चमकीले सुंदर होते हैं, जैसे जैसे एज ढलती जाती है वो जो बालों में आपके लाइट होते हैं, ठीक है, वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। जैसे-जैसे और भी उम्र बढ़ती बढ़ती है, ठीक है, उसके रंग में परिवर्तन, यानी कि आप लोगों का ब्लैक से व्हाइट कलर हो जाता है ब्लैक का। ठीक है, त्वचा का सूखापन व झुर्रियाँ, यानी कि त्वचा जो होती है एज के साथ-साथ यानी कि सिकुड़ने लगती हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। विस्मृति, यानी कि भूलने की जो समस्याएँ होती हैं वो उम्र बढ़ने के साथ आने लगती हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं, वो तुरंत की बात कही हुई कुछ ही टाइम बाद वो भूल जाता है, यानी कि उसमें विस्मृति आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि वह व्यक्ति जो
10 वर्ष की आयु में कोई गंभीर अपराध करता है वो क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है, आपराधिक कहलाता है, असामाजिक कहलाता है या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त कहलाता है? तो देखिए जो वह व्यक्ति यानी कि जो 10 वर्ष की आयु में कोई गंभीर अपराध करता है तो वो आपका बाल अपराधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाल अपराधी कहलाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि देखिए एक क्वेश्चन नीचे है बजट सॉरी ऑप्शंस, ठीक है? उसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा, हो सकता है आपको 3 ही ऑप्शन में से आंसर मिल जाए, ठीक है? क्वेश्चन है कि नीति को क्रियान्वित करने के तरीके को निर्दिष्ट करना एक उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य, कार्यक्रम, प्रक्रियाएं या फिर फोर्थ था आपका बजट, ठीक है? तो देखिए जो नीति को क्रियान्वित करने के तरीके को निर्दिष्ट करना एक उद्देश्य के रूप में जाना जाता है वो आपका कार्यक्रम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि टाइमिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है? और कानों में दर्द आप सभी लोग जानते हैं कि तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक है? ईयर में पेन हो ही रहा है तो मैं थोड़ा सा क्लास जो है वो जल्दी जल्दी कराऊंगी, ठीक है? बट फिर भी देखिए 75 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग आप लोगों की 1 घंटे की क्लास तो हो ही जाती है। क्वेश्चन है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों में योगदान देने वाले लोगों के एक चिन्हित समूह को कहा जाता है, यानी कि जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों में योगदान देने वाले लोगों के एक चिन्हित समूह को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है, प्रबंधन कहा जाता है या फिर विभाग कहा जाता है? तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यदि अपने प्रयास में योगदान देने वाले लोगों को एक चिन्हित समूह, यानी कि कोई भी एक चिन्हित समूह है तो उसको क्या कहा जाएगा? यानी कि संगठन होगा वो। संगठन में कई सदस्य जो होते हैं वो एक किसी भी चीज़ की यानी कि किसी भी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन बनाते हैं, ठीक है? और उसमें कोई एक चिन्हित समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आपका देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह की स्थापना हुई थी, यानी कि जो राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका जनवरी 2006, सेकेंड ऑप्शन है आपका फरवरी 2006, थर्ड ऑप्शन है अप्रैल 2006 और फोर्थ ऑप्शन है आपका जून 2006। तो देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह की स्थापना जो हुई थी वो आपका जनवरी 2006 में हुआ था, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 बार एक ही क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है? तो आप लोग सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है एक ही क्वेश्चन डबल डबल आ जाते हैं, तो जहाँ जिन लोगों का एक क्वेश्चन गलत होता है दूसरा भी गलत हो जाता है, ठीक है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका पल्स पोलियो अभियान लाया गया 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में। तो देखिए जो पल्स पोलियो अभियान लाया गया था वह आपका 1995 से 96, ठीक है? 1995-96 में लाया गया था। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1995। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्रैश कार्यक्रम का उद्देश्य है, यानी कि जो क्रैश कार्यक्रम होते हैं, ठीक है? इसका क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन है बीमार माताओं की देखरेख, सेकेंड ऑप्शन है आपका बीमार माताओं के बच्चों की देखरेख, थर्ड ऑप्शन है बीमार बच्चों की देखरेख एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका लास्ट इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो क्रैश कार्यक्रम होता है, ठीक है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं? इसके उद्देश्य होता है जो बीमार माताएं हैं और जो उनके बच्चे हैं उनकी देखरेख करना क्रैश कार्यक्रम के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बचपनावस्था की विशेषताएं कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से नोट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो बचपनावस्था होती है, ठीक है, उसकी कौन सी विशेषताएं नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका आत्मनिर्भरता, सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों का नैतिकता की कमी एंड थर्ड ऑप्शन है अनुकरण, फोर्थ है शारीरिक विकास। तो देखिए जो आप लोगों का बचपन अवस्था की विशेषताएं होती है, ठीक है, उसमें देखिए जो शारीरिक विकास होती है वो मंद गति हो जाती है उसकी, ठीक है? और आत्मनिर्भरता आ जाती है बच्चे में, नैतिकता की कमी होती है और जो बच्चा होता है वो अनुकरण करने लगता है बचपन अवस्था में, ठीक है? तो जो नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा शारीरिक विकास, ठीक है? ये आप लोगों का बचपन अवस्था की जो विशेषता है वो नहीं है। ओके,
तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि आईसीडीएस में कार्य होता है, यानी कि आईसीडीएस में किसके लिए कार्य किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल, सेकेंड ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं की देखभाल, थर्ड ऑप्शन है स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए जो आईसीडीएस है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे हिंदी में बोला जाता है अच्छा ठीक है, आईसीडीएस की बात हो रही थी ना, सॉरी मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आप लोगों का कार्य होता है, यानी कि आईसीडीएस के तहत ये जन्म से लेकर के 6 वर्ष की बच्चों की देखभाल करता है एंड गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है एंड आपके जो स्तनपान कराने वाली माताओं हैं इनकी देखभाल ये करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि बालक का जो सामाजिक विकास है उसमें सबसे ज़्यादा या फिर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। उसके परिवार का होता है, उसके विद्यालय का होता है, उसके समाज का होता है या फिर उपर्युक्त सभी का होता है। तो देखिए जो बालक का सामाजिक विकास करता है, ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये आपका परिवार, विद्यालय एंड समाज, सोसाइटी, ठीक है, ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से भूमिका निभाती हैं बालक के जो उसका यानी कि सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक अवरुद्धता, सेकेंड ऑप्शन है आपका मानसिक अवरुद्धता, थर्ड ऑप्शन है महिलाओं में गर्भपात एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो आयोडीन की कमी से आप लोगों ने केवल एक ही रोग जानते होंगे, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। बट देखिए जो शारीरिक अवरुद्धता होती है, मानसिक अवरुद्धता होती है एंड महिलाओं में जो गर्भपात होता है, ठीक है, ये सब भी आपकी आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आप सबका कि भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। आप लोग यदि जो सेकेंड सेमेस्टर का जो पुराना वाला वीडियो का प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें सबसे पहला वीडियो सबसे ऊपर वाला देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आप लोगों को गृह विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, ठीक है, जो मैंने उसमें वो क्वेश्चंस कराए थे जो चारों पेपर में आने की संभावना लगभग लगभग रहती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 1952 में, सेकंड है 1955, थर्ड ऑप्शन है आपका 1970 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1972। तो देखिए जो भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी वो आपका 1952 में हुआ था, यानी कि 1952 में भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रबंध से संबंधित है, यानी कि प्रबंध किससे संबंधित है, आंतरिक वातावरण से, बाहरी वातावरण से, आंतरिक और बाहरी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रबंध होता है यानी कि जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो आपका इंटरनल एंड जो आप सॉरी, हाँ ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में सही है। ध्यान दीजिएगा, सही वाले करेक्ट ऑप्शन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में सही है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका प्रबंध के सिद्धांत विकसित हुए हैं, सेकेंड ऑप्शन है आपका कि प्रबंध के सिद्धांत विकास की एक सतत प्रक्रिया है एंड थर्ड ऑप्शन है प्रबंध के सिद्धांत विकसित नहीं हुए हैं, और लास्ट फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में सही है, तो वो आपका राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रबंध कार्यों में शामिल है, यानी कि जो प्रबंध है, ठीक है, वो किस प्रकार के कार्यों में शामिल है। पहला ऑप्शन है योजना और आयोजन, यानी कि योजना बनाना या फिर आयोजन करना दोनों एक ही बात होती है, ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है, प्लानिंग एंड
ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। सेकंड है आपका निर्देशन, और थर्ड है आपका नियंत्रण, और फोर्थ है ये सभी। देखिए जो प्रबंध कार्यों में शामिल होते हैं वो आपकी योजना और आयोजन, निर्देशन एंड नियंत्रण, ये सभी आपके शामिल होते हैं। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन है आपका। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है बट ये 2 पेज में आ गए हैं, इसलिए आप लोगों का थोड़ा-सा इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रबंध सामान्य रूप से निर्णय क्रिया है एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों से की जाने वाली मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह यानी कि कथन किसका है या फिर किसका कथन है, ठीक है। यानी कि जो प्रबंध है वो सामान्य रूप से निर्णय क्रिया है एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। किसका कथन है? स्टेनली वेंस का, टेरी का, सी एस जॉर्ज का, या फिर न्यू मेयर एवं समर का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो आप लोगों का कथन दिया गया है वो आपके स्टेनली वेंस के अनुसार दिया गया है, ठीक है। किसका कथन है? स्टेनली वेंस का। इस प्रकार से जो आपका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रबंध की विशेषताएं नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है प्रबंध एक कला है, सेकंड है प्रबंध एक जन्मजात प्रक्रिया है, थर्ड है प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रबंध की प्रकृति है, ठीक है। तो देखिए जो प्रबंध की विशेषताएं नहीं है वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। देखिए प्रबंध एक कला होती है, प्रबंध एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, एंड प्रबंध आपका एक सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन है कि प्रबंध की प्रकृति है, ये आपका जो राइट ऑप्शन होगा वही होगा, क्योंकि ये गलत है। और हमसे क्या पूछा है? जो गलत है, जो नहीं होगा सही, ठीक है। तो जो नहीं है वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, यानी कि नहीं वाला। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रबंधकीय कौशल शामिल है, यानी कि जो प्रबंधकीय कौशल शामिल होता है वो किसमें शामिल होता है? तकनीकी कौशल में, मानव कौशल में, वैचारिक कौशल में, या फिर इन सभी में। तो देखिए जो प्रबंधकीय कौशल होता है वो तकनीकी कौशल, मानव कौशल एंड वैचारिक कौशल, इन सभी में शामिल होता है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि कौन सा पॉइंट इसमें से, इन चारों में से कौन सा पॉइंट प्रबंध के सिद्धांतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका प्रबंधकीय कार्यों को करते समय वे प्रबंधकों को निर्णय लेने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि वे एक कारण और प्रभाव संबंध को निरूपित करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि वे प्रबंध कार्यों में आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ये सभी। तो देखिए ये सभी यानी कि जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं ये तीनों ही आपकी प्रबंध के सिद्धांतों में एक यानी कि सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सभी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के कि एनसीटीई, ठीक है, एनसीटीई का यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए हिंदी में आप लोगों से दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में मैंने आप लोगों को केवल हिंदी कराया है, बट इसके लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी था इंग्लिश भी कराना, ठीक है। तो मैं आज तो बोल दे रही हूँ, बट कल जो मैं आप लोगों को एक थ्योरेटिकल क्लास दूंगी, ठीक है, एंड उसमें एमसीक्यू थ्योरेटिकल दोनों ही होंगे। उसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही कराऊंगी, और मैं खुद के नोट्स से आप लोगों को कराऊंगी। उसमें कंप्यूटर बेस पर कोई चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। कोशिश करूंगी कि मैं कंप्यूटर से करा लूँ, बट वैसे कंप्यूटर ऑपरेटर सर है नहीं इस टाइम, तो मैं आप लोगों को नोट्स से ही कल की क्लास कराऊंगी, यानी कि शाम वाले क्लास, सॉरी कल नहीं, यानी कि आज शाम की क्लास में, ठीक है। एनसीटीई का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आप लोग इंग्लिश वर्जन ढूंढिए, ठीक है, कि एनसीटीई का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, सेकंड है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा आयोग, थर्ड है राष्ट्रीय प्रशिक्षण और शिक्षा परिषद, और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ये सभी तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए जो एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ
टीचर एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। ये आपका एनसीटीई का फुल फॉर्म है हिंदी में, एंड इंग्लिश में इसको मैंने अभी बताया नेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये आपका एनसीटीई का पूरा नाम है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है। यानी कि सर्व शिक्षा का यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य क्या है। पहला ऑप्शन है सभी निम्न आय समूहों के लिए शिक्षा, सेकंड है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, एंड थर्ड है अच्छे विचार के लिए स्वस्थ भोजन, एंड फोर्थ है सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा कि सर्व शिक्षा अभियान का जो आदर्श वाक्य होगा वो क्या होगा। तो उसका जो वाक्य है आदर्श सर्व शिक्षा अभियान का, वो है सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर अलग नहीं डालना है कि सभी निम्न आय समूहों के लिए शिक्षा, या फिर अल्पसंख्यकों के लिए, या फिर अच्छे विचार के लिए स्वस्थ भोजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी के लिए शिक्षा प्रदान करता है आपका सर्व शिक्षा अभियान। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है सर्व शिक्षा अभियान, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्व मतलब सबके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आईसीडीएस कार्यक्रम का पूर्ण रूप है। अब देखिए आपसे पूछा गया है आईसीडीएस, ऊपर अभी आप लोगों को दिया गया था कुछ आईसीडीएस के कौन कौन से यानी कि किसके लिए कार्य करता है आईसीडीएस, ठीक है। जिसको हिंदी में बोला जाता है समेकित बाल विकास योजना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो जो आईसीडीएस कार्यक्रम का पूर्ण रूप है, पहला ऑप्शन है आपका समेकित बाल विकास योजना, सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास सेवा, थर्ड है भारतीय बाल विकास सेवा, एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं तो होगा नहीं। इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि समेकित बाल विकास योजना जो है वो आईसीडीएस कार्यक्रम का पूर्ण रूप है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, देखिए कि मिड डे मील स्कीम प्रारंभ किया। ये आप लोग यदि पुराना वाला वीडियो सारे देखे होंगे आप लोग, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कि मिड डे मील स्कीम जो है वो प्रारंभ हुआ था यूनिसेफ के टाइम, या फिर यानी कि यूनिसेफ में, आईसीडीएस में, डब्ल्यूएचओ में, या फिर केयर में। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो मिड डे मील स्कीम था मध्याह्न भोजन, ठीक है। ये आप लोगों का 1961 से यानी कि केयर के अंतर्गत ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1961 से ही प्राथमिक विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था की गई थी मिड डे मील के तहत, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो केयर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, रोम में है, भारत में है, कनाडा में है, या फिर जापान में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, रोम में। यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके रोम में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार। आई होप 8-10 या फिर 4-5 क्वेश्चन कुछ बाहरी इस बार भी आप लोगों को देंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर जितने भी हमने क्लासेस लिए हुए हैं, एंड जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज सॉल्व करा रही हूँ, इसी से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, या फिर ग्राम स्तर पर। तो देखिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती है वो ब्लॉक स्तर पर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय गृह विज्ञान संगठन का मुख्यालय रखा गया, यानी कि जो भारतीय गृह विज्ञान संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पर रखा गया है, नई दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या फिर मद्रास में। तो देखिए जो गृह विज्ञान संगठन का मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यानी कि इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1952 में, 1953 में, 1954 में, या फिर 1955 में। तो देखिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था वो आपका 1952 में, यानी कि 1952 में शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अक्टूबर 1948, 7 अप्रैल 1948, 7 जुलाई 1948, 7 जून 1948। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आपका 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आप लोगों का कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जिनेवा में है, द हेग में है, न्यूयॉर्क में है या फिर इस्तांबुल में है। एक ऑप्शन नीचे है आपका इस्तांबुल। तो देखिए जो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है वो आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? जिनेवा में। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, यानी कि जो ट्राइसेम है ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास है, औद्योगिक विकास है, शहरी विकास है या फिर रक्षा विकास है? तो देखिए जो ट्राइसेम है, ठीक है, ये आप लोगों का एक प्रकार का ग्रामीण विकास है। ठीक है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ट्राइसेम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई 1951 में, 1950 में, 1953 में या फिर 1952 में? तो देखिए जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी वो सन 1953 में, यानी कि 1953 में किया गया था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम शामिल है, यानी कि जो विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम शामिल है वो किसमें शामिल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय या थर्ड है शिक्षा मंत्रालय या फोर्थ है गृह मंत्रालय? तो देखिए जो विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम शामिल है वो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में शामिल है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, जो आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो मैसूर में है, नागपुर में है, देहरादून में है या फिर एर्नाकुलम में है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके मैसूर में स्थित है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी वह किस वर्ष की गई थी? 1916 में, 1920 में, 1928 में या फिर 1934 में? तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड होगा वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो 1920 ईस्वी में की गई थी। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि DWCRA, ध्यान दीजिएगा, DWCRA का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम इसको बताते हैं इंग्लिश में, यानी कि DWCA का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ठीक है, अब इसका पहला ऑप्शन दिया है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, सेकेंड ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का प्रत्यक्ष कल्याण, थर्ड ऑप्शन है जल ग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और कल्याण और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो DWCR का मतलब होता है, ठीक है, अभी मैंने इंग्लिश में बताया कि डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज कहा जाता है, इसे हिंदी में बोला जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार के भी क्वेश्चन में यानी कि पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयर की स्थापना हुई थी, यानी कि जो केयर है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1945 में या फिर 1946 में एंड लास्ट है 1948 में? तो देखिए जो केयर की स्थापना हुई थी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि 1946 में केयर की स्थापना हुई थी। और भारत में ये कब आया था, यानी कि इसका कार्य वो लगभग 1961 था क्या? ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को क्लास में मिल जाएगा या फिर मैं कल शाम वाली जो क्लास कराऊंगी, सॉरी आज शाम के जो क्लास कराऊंगी, ठीक है, इवनिंग में
उसमें मैं थोड़ा-सा डिटेल में और बताऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए, एक क्वेश्चन इसके पहले भी आया था कि पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे थोड़ा-सा चेंज करके पूछता है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985 में, 2005 में, 1995 में या फिर 1990 में? तो देखिए, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड होगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1995 में, ओके? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सा जवाहर रोजगार का उद्देश्य है? अब आपसे पूछा गया है कि जवाहर रोजगार जो योजना है उसका क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, सेकंड ऑप्शन है बेरोजगार के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्रामीण आर्थिक व सामाजिक संरचना को मजबूत करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त यानी कि ऊपर के सभी या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो जवाहर रोजगार का उद्देश्य है, ठीक है, ये सभी होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना एंड बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एंड ग्रामीण आर्थिक व सामाजिक संरचना को मजबूत करना, ये सभी आपके जवाहर रोजगार योजना के उद्देश्य हैं, ठीक है? तो आपका राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो फोर्थ हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ओके? अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिवारिक परामर्श के प्रकार हैं। अब आपको बताना है कि पारिवारिक परामर्श के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में व्यावसायिक परामर्श, सेकंड ऑप्शन है पारिवारिक जीवन हेतु परामर्श, थर्ड ऑप्शन है वैवाहिक जीवन हेतु परामर्श एंड फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो पारिवारिक परामर्श होते हैं ये सभी इसके प्रकार हैं, यानी कि किशोरावस्था में व्यावसायिक परामर्श, पारिवारिक जीवन हेतु परामर्श एंड वैवाहिक जीवन हेतु परामर्श, ये सभी आपके पारिवारिक परामर्श के प्रकार के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से दो बार पूछ दिया, एक बार पहले ही पूछा था कि भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है? 1952 में, 1931 में, 1939 में या फिर 1972 में? तो जो भारतीय गृह विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी वो आपका सन 1952 यानी कि 1952 में हुई थी, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि समेकित बाल विकास सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी, यानी कि जो आप लोगों का समय यानी कि जो था आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1965, सेकंड है 2 अक्टूबर 1972, थर्ड है आप लोगों का 2 अक्टूबर 1975 और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1985। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि समेकित बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है आईसीडीएस, इसकी जो सेवा शुरू की गई थी, ठीक है, वो आपका 2 अक्टूबर 1975 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है? इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है नेतृत्व करना, योजना बनाना, मूल्य निर्धारण करना, स्टाफ की भर्ती करना। तो देखिए, नेतृत्व करना यानी कि देखरेख करना, ठीक है, किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो कोई एक लीडर उसमें से होता है, ठीक है, जिसका वो सारे कार्य को नेतृत्व उसका करता है, तो ये आपका एक प्रबंधन की प्रक्रिया का तत्व हो गया। योजना बनाना यानी कि आयोजन यानी कि प्लानिंग करना, ये भी आपका प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्टाफिंग करना, स्टाफ की भर्ती करना अपने प्रबंधन में कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, ठीक है। तो स्टाफ की भर्ती करना भी प्रबंधन की प्रक्रिया कहलाता है एंड आपका जो मूल्य निर्धारण है ये आप लोगों के प्रबंधन की प्रक्रिया का तत्व नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं होगा वही सत्य होगा, सही, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए, क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है, समझने वाले ये क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन है कि संचालक प्रबंधक यानी कि ऑपरेशन मैनेजर के उत्तरदायित्व में शामिल है। पहला ऑप्शन है आपका नियोजन, नियोजन में क्या क्या आता है? प्लानिंग, आयोजन, स्टाफ, नेतृत्व और नियंत्रण करना। सेकेंड ऑप्शन है डिजाइन और संचालन करना। थर्ड है पूर्वानुमान, डिजाइन, नियोजन, आयोजन और नियंत्रण करना एंड फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का नियोजन, प्लानिंग, आयोजन, स्टाफिंग, प्रोक्योरिंग
और समीक्षा करना। ठीक है, तो देखिए जो संचालन प्रबंधक यानी कि ऑपरेशन मैनेजर के उत्तरदायित्व में जो शामिल होता है वो आपका नियोजन में आपका प्लानिंग होता है, उसके बाद आयोजन होता है, इसके बाद स्टाफ की भर्ती होती है, इसके बाद नेतृत्व यानी कि लीडिंग किया जाता है, उसके बाद कंट्रोल यानी कि नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नियोजन करना। ठीक है, यहाँ पर भी नियोजन करना है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी नियोजन करना है एंड फोर्थ ऑप्शन में भी नियोजन करना है। बट देखिए थोड़ा सा जो ये प्लानिंग, आयोजन, स्टाफ, नेतृत्व और नियंत्रण है, और यहाँ पर क्या है, प्लानिंग, आयोजन, स्टफिंग, प्रोक्योरिंग एंड समीक्षा, थोड़ा सा अंतर है। नियोजन में आप लोगों के ये सारे पॉइंट्स आते हैं, न कि ये सारे पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र में निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र है कौन से कार्य उसमें से किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है परिवार नियोजन, सेकंड है प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, थर्ड ऑप्शन है माँ और शिशु की देखभाल एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र में आपके कार्य किए जाते हैं, ये सभी कार्य किए जाते हैं, यानी कि परिवार नियोजन किए जाते हैं, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल की जाती है एंड माँ और शिशु की देखभाल भी की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, यानी कि देखिए जो भारत में परिवार नियोजन जिसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो परिवार नियोजन कब शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है आप लोगों का 1948 में, सेकंड है 1962 में, थर्ड है 1959 और फोर्थ 1951। तो देखिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम आया था, ठीक है, वो आप लोग का 48-49 के लगभग में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है यानी कि 1948। ठीक है, यही आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1948 से। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि विकास के किस चरण की विशेषताएं स्वयं की पहचान खोजने और अमूर्त सोच के मुद्दों से निपटना है। ठीक है, यानी कि अमूर्त सोच जो नहीं दिखाई देता वो भी बच्चा सोच लेता है। किस अवस्था में, बचपनावस्था में, शैशवावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में एंड किशोरावस्था में। तो जो अमूर्त सोच आती है वो आपके किशोरावस्था में आती है। ठीक है, इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है, यानी कि कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम का कारक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नोट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है अवसाद का पारिवारिक इतिहास, सेकेंड ऑप्शन है मादक द्रव्यों का सेवन, थर्ड ऑप्शन है उच्च शैक्षणिक उपलब्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है पुरानी बीमारी। तो देखिए जो अवसाद के लिए जोखिम का कारक नहीं होगा वो आपका उच्च शैक्षणिक उपलब्धि होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही करेक्ट बनेगा। क्योंकि देखिए बाकी सभी से, यानी कि जो अवसाद का पारिवारिक इतिहास रहेगा, ठीक है, इससे भी बच्चा जोखिम का कारक बन जाएगा। मादक द्रव्यों का सेवन करेगा तब भी वो अवसाद के लिए होगा। ठीक है, पुरानी बीमारी तब भी उसके अंतर्गत अवसाद है। लेकिन जब वो उच्च शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करता है तो वहाँ पर उसके लिए अवसाद के लिए जोखिम कारक वो नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है। देखिए जो वृद्धि पूछा गया है, ठीक है, सबसे अधिक किस में होती है, शैशवा काल में होती है, बाल्यावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो देखिए जो वृद्धि किन कालों में यानी कि सबसे अधिक होती है वो आपके शैशवावस्था में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो बाल्यावस्था में भी होती है लेकिन सबसे अधिक पूछा है। ठीक है, तो देखिए यही कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जो सबसे अधिक होती है वो आपका शैशवावस्था में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों के समाजीकरण की पहला ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, सेकंड है प्राथमिक एजेंसियां हैं, थर्ड है मध्य एजेंसियां हैं एंड फोर्थ है द्वितीयक एजेंसियां। देखिए जो परिवार होता है आपका पास पड़ोस होता है, ठीक है, वो बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
यानी कि असत्य, यानी कि जो गलत है वो आपसे पूछा गया है किशोरों के, हाँ ठीक है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है। पहला ऑप्शन है मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, मांसपेशीय ताकत में वृद्धि होती है किशोरावस्था में। सेकंड है शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। लड़कियां हैं यानी कि महिलाएं हैं, उनमें स्तन का विकास होता है, ठीक है। लड़के हैं तो उनमें दाढ़ी मूंछ वगैरह निकलता है, तो शारीरिक अनुपात में वृद्धि परिवर्तन तो होता ही है। थर्ड है लैंगिक लक्षणों का विकास, तो ये तो बिल्कुल ही होता है, ठीक है। और फोर्थ है शारीरिक क्रियाओं और योग्यता में वृद्धि, तो ये भी होता है। जो गलत होगा कि शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, असत्य यानी कि गलत। तो जो गलत है वही सही है, तो इस प्रकार से हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि विकास का स्वरूप क्या है, यानी कि विकास का स्वरूप क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एंड उपरोक्त सभी। तो देखिए जो विकास होता है वो आपका शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक, ये तीनों ही फॉर्म में होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जो फोर्थ है वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है भाषा अर्जन विकास के लिए सर्वोच्च शिखर सम्मेलन अवधि कौन सी है, यानी कि अर्जन भाषा विकास के लिए, ठीक है, यानी कि जब बच्चा भाषा का अर्जन करता है तो इसमें सर्वोच्च शिखर सम्मेलन जो अवधि है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका जन्म पूर्व, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था एंड फोर्थ है आपका किशोरावस्था। तो देखिए जो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, यानी कि जो 2 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था होती है, वो अर्जन भाषा विकास के लिए सर्वोच्च शिखर सम्मेलन की अवधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, वही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में वृद्धि और विकास में शामिल है, यानी कि बच्चों के वृद्धि और विकास में क्या शामिल है, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों। सेकेंड थर्ड सॉरी फोर्थ है केवल शारीरिक शरीर के आकार और संरचना में परिवर्तन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन एंड विकास का मतलब होता है गुणात्मक, ठीक है। तो ये दोनों के ही बारे में पूछा है, वृद्धि और विकास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि देखिए मॉर्निंग में ही आप लोगों के 4 बजे के आस, हाँ 4 ही बज रहे हैं, ठीक है, 4 सवा 4 हो रहे हैं, वीडियो में बना रही हूँ, क्योंकि देखिए इसके बाद आप लोगों का यानी कि दोपहर में फिर आंसर की वीडियो बनाना है मुझे, ठीक है, क्लास लेनी है उसकी आंसर की फिर आप लोगों का इवनिंग में एक और क्लास लेना है। तो मैं आज सोच रही थी, क्योंकि उधर भी देखिए थोड़ा सा तबीयत डाउन था मेरा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये वाला क्लास दे नहीं सकी थी, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, तो मुझे लगता है कि मैं आज मॉर्निंग में ही इस क्लास को कंप्लीट करा दूँ आप सभी का, इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए कि वह अवधि जो वयस्कता करती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो वयस्कता करती है उस अवधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था की समाप्ति, सेकंड है किशोरावस्था, थर्ड है पूर्व बाल्यावस्था एंड फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवधि। तो यहाँ पर देखिए जो वयस्कता करती है वो आपका किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी अवधि बचपनावस्था नहीं है, यानी कि कौन सी अवधि बचपनावस्था नहीं है, बचपन, मध्य बचपन, पूर्व संचालन अवधि एंड किशोरावस्था। तो यहाँ पर आपका भी आप यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा कि बचपनावस्था नहीं है तो आपका किशोरावस्था होगा, बाकी आपका बचपन, मध्य बचपन, पूर्व संचालन अवधि, ये सभी आपके बचपनावस्था के ही अंतर्गत आती है, बट आपका जो किशोरावस्था है वो आपका बचपनावस्था नहीं आता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मध्य वयस्कता या फिर मध्य आयु जो लगभग डैश से वर्ष तक होती है, यानी कि जो मध्य वयस्कता होती है, मध्य आयु, वो लगभग कितने वर्ष तक होती है, 30 से 40 वर्ष, 40 से 60 वर्ष, 25 से 35 या फिर 45 से 55। तो देखिए जो मध्य वयस्कता होती है आपकी, ठीक है, वो आपका 40 से लेकर के 60 वर्ष तक चलती है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि
जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? यानी कि जो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विकास कहलाती है, वृद्धि कहलाती है, संवेगात्मक कहलाती है या फिर वृद्धि एवं विकास दोनों ही, ठीक है? तो ये आपका जो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है उसको हम लोग विकास कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या। ये देखिए आपके फर्स्ट पेपर से क्वेश्चंस पूछे गए थे आप लोगों के फोर्थ पेपर में, ठीक है? तो एक बार यदि आप लोग इच्छुक होंगे तो फर्स्ट पेपर का भी क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस फिर से फंस जाएं, ठीक है? क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की। एक फोर्थ ऑप्शन है आपका अच्छे परिणाम देने की। तो देखिए जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वो आपकी समायोजन की होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है किशोरावस्था में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है? एडजस्टमेंट जो होता है वो नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ी जो उसकी समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं उसको, ठीक है, वो समायोजन में ही होते हैं। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? तो आपका 12 या फिर 13 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाती है। 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या फिर 18 वर्ष की। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 वर्ष की आयु से जो आपका किशोरावस्था है वो प्रारंभ हो जाती है, ठीक है? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन? यानी कि किशोरावस्था में, ठीक है, सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या है? रुचियां हैं, असुरक्षा है, आवश्यकताएं हैं या फिर अभिवृत्तियां हैं? तो ये आपका असुरक्षा है, ठीक है? देखिए जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है, ठीक है, इस पे असुरक्षा का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि किशोरावस्था, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, शायद आप लोगों के फर्स्ट पेपर में भी आए हुए थे इस बार भी, ठीक है, कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्किनर का है, स्टेनली हॉल का है, ई ए किलपैट्रिक का है या फिर थॉर्नडाइक का है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका स्टेनली हॉल साहब का है, ठीक है? तो सो आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, यानी कि स्फूर्ति की जो अवस्था होती है वो किसको कहा जाता है? शिशुअवस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या फिर बाल्यावस्था को? तो यहाँ पर आपका देखिए जो स्फूर्ति की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था को यानी कि कहा जाता है, ठीक है, स्फूर्ति की अवस्था, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, सेकंड है अधिगम और शिक्षा, थर्ड है प्रशिक्षण और अधिगम, फोर्थ है शक्ति और गति। तो देखिए जो गामक विकास से हमारा तात्पर्य होता है यानी कि मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, यानी कि उसमें आपका शक्ति और गति लगती है, ठीक है, क्या लगती है? शक्ति और गति। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए थर्ड पेपर से आपके क्वेश्चन एक यहाँ पर पूछे गए थे पिछली बार कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? वातावरण होता है, शिक्षक होता है, माता पिता होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि बच्चे का पहला शिक्षक जो होता है वो उसके माता पिता होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि वयःसंधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? यानी कि जो वयःसंधि अवस्था का आयु विस्तार होता है वो क्या होता है? 10 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 11 से 16 वर्ष या फिर 8 से 10 वर्ष? तो देखिए जो वयःसंधि अवस्था का आयु विस्तार होता है वो आपका 11 से लेकर के 16 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है, ठीक है? सो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यानी कि कोई एक बच्चा है उसके शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 310 हड्डियां, 280 हड्डियां, 210 हड्डियां या फिर 270 हड्डियां, ठीक है? तो देखिए जो यानी कि एक जो शिशु होता है उसके शरीर में जो हड्डियां होती है वो 270 होती हैं, बाद में वो हड्डियां आपस में जुड़ करके 206 हड्डियां हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब शिशु बच्चा होता है, छोटा होता है, पैदा होता है तो उसकी जो हड्डियां होती हैं वो लगभग 270 होती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1 मिनट, ठीक है,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति वृद्धि व विकास की स्थिति है, यानी कि कौन सी गति वृद्धि व विकास की स्थिति है। पहला ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, सेकंड है बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था एंड फोर्थ है ये सभी। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी गति वृद्धि व विकास की स्थिति है, तो वृद्धि व विकास दोनों ही पूछा है, तो आपका बाल्यावस्था सॉरी शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था ये सभी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी या फिर ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, बचपन, किशोरावस्था, जिसको क्या कहा जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था कहा जाएगा 2 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से काल्पनिक खेल में संलग्न होते हैं, यानी कि विकास के किस चरण में जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय रूप से काल्पनिक खेलों में संलग्न हो जाते हैं। बाल्यावस्था में किशोरावस्था में, मध्यावस्था में, या फिर सॉरी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, मध्यावस्था एंड किशोरावस्था में। तो देखिए जो विकास के किस चरण में यानी कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय रूप से काल्पनिक खेल में संलग्न हो जाते हैं, वो आपकी बाल्यावस्था में होता है। यानी कि जैसे कि काल्पनिक, जैसे कि वो अपने माता-पिता को देखेंगे, ठीक है? भाई-बहन को देखेंगे तो माता-पिता को वो रोल करेंगे, ठीक है? तो वो काल्पनिक जगत की बातें तो करेंगे, ठीक है? वो भी माता-पिता बनते हैं, लेकिन वो सक्रिय रूप से वो कार्य करेंगे, खुद माता-पिता बन जाएँगे, ठीक है? जैसे-जैसे घर में देखते हैं वैसे-वैसे वो खेलते हैं। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, वही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाल्यावस्था में, ओके? और अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी शैशवावस्था की मुख्य अवस्था सॉरी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है अधिगम की उच्च गति, सेकंड है जिज्ञासु स्वभाव, थर्ड ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखना, फोर्थ है चिंतनशील प्रक्रिया। तो चिंतनशील प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि बच्चा क्या है शैशवावस्था में है, वो चिंतन नहीं कर सकता है, ठीक है। अधिगम की उच्च गति उसके अंतर्गत होगी, यानी कि सीखने की जो गति होगी वो ज़्यादा होगा। उसको जो जानने की जो जिज्ञासु स्वभाव होती है वो भी होता है। अनुकरण द्वारा यानी कि बच्चे नकल करके सीखता है, लेकिन जो नहीं होगा वो आपका चिंतनशील प्रक्रिया होगा। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 9 महीने के बाद जब बच्चे को माँ के गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रसव पूर्ण काल, शैशवावस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जो 9 महीने के बाद जब बच्चा यानी कि माँ के गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है तो उस अवस्था को प्री नेटल पीरियड बोला जाता है, ठीक है, यानी कि प्रसव पूर्ण काल, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि किस आयु अवस्था में शिशु बोलने वाले व्यक्ति को उपयुक्त चेहरे से आवाज मिलाना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 5 महीने, 6 महीने के बाद, लगभग 2 महीने, लगभग 3 महीने से 4 महीने तक। यानी कि किस अवस्था में जो शिशु होता है वो बोलने वाले व्यक्ति को उपयुक्त चेहरे से आवाज मिलाना शुरू कर देता है कि यानी कि ये चेहरा है तो यही बोल रहा है या फिर कोई और बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए लगभग 3 से 4 महीने का जब शिशु हो जाता है तो वो उसकी जो बोलने वाले व्यक्ति होती हैं, ठीक है, उसके उपयुक्त चेहरे की आवाज़ से मिलाना वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि गृह विज्ञान संगठन का उद्देश्य था, यानी कि जो गृह विज्ञान संगठन था उसका क्या उद्देश्य था। शिक्षा के द्वारा परिवार की उन्नति, व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाना, थर्ड है शोध को बढ़ावा देना एंड फोर्थ उपरोक्त सभी। तो देखिए जो गृह विज्ञान संगठन का उद्देश्य था ये सभी था, यानी कि शिक्षा के द्वारा परिवार की उन्नति करना, व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाना और शोध को बढ़ावा देना, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्बन भाषा, ठीक है, अर्बन भाषा विकास के लिए सर्वोच्च शिखर सम्मेलन अवधि कौन सी थी। तो देखिए जो अर्बन भाषा विकास के लिए सर्वोच्च शिखर सम्मेलन की अवधि थी वो कौन सी थी। पहला है जन्म पूर्व अवधि, सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था एंड फोर्थ है किशोरावस्था।
वस्था, ठीक है? तो यहाँ पर आपका देखिए जो पूछा गया है कि अर्बन भाषा विकास के लिए सर्वोच्च शिखर सम्मेलन अवधि कौन-सी थी? तो वो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है? यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि 75 नंबर क्वेश्चंस पे और देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं यानी कि जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, सेकंड है मानसिक क्षमताएं एंड द थर्ड है आपका थकान और लास्ट आपका फोर्थ है उपर्युक्त सभी। देखिए जो आप लोगों का संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता एंड थकान, ये सभी होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है उपर्युक्त सभी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने मॉर्निंग में ही, ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 को सॉल्व कर लिया है और इस क्वेश्चंस को आप लोगों को यानी कि सॉरी इस वीडियो को, ठीक है, आप लोगों को पूरे दिन का टाइम है, ठीक है, तो पूरे दिन भर में आप लोग इसको एकदम रट्टा मार जाइए, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आप लोगों के 100% श्योर 50% क्वेश्चन जो है वो इसी क्लासेस से बनेंगे आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। एंड इवनिंग में जो हम आप लोगों को क्लास देंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास देंगे वो भी, ठीक है, पेपर में फंसने वाले सारे उसमें टॉपिक्स रहेंगे, तो वो हम आप लोगों को इवनिंग में देंगे लगभग 4-5 बजे तक या फिर 6 बजे तक दे देंगे। तो वो आप लोग रात भर में कंप्लीट कर लीजिएगा एंड सुबह आप लोग जाकर के एग्ज़ाम दे दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के ज़रिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में अपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ और ये आप लोगों का लास्ट पेपर भी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए एंड आप लोगों का जो 9 तारीख को यानी कि 9 अगस्त को आप लोगों का एक पेपर है सोशल मीडिया एंड हिंदी की, इसकी तैयारी भी हम आप लोगों को 3 यानी कि अगले डे से यानी कि एग्जाम के बाद आप लोगों के जस्ट स्टार्ट कर देंगे क्लास उसका भी, ठीक है। यानी कि वो आप लोग बेहतरीन तैयारी भी उसकी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उसमें मार्क्स आप लोग लाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने इवनिंग वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।